हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित के पूरे चैप्टर से अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में गणित में 20 में 20 ऑब्जेक्टिव को फोड़कर आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एक बार फुल वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सब के सब बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो भी प्रश्न है पूरे किताब के पूरे चैप्टर से ये सब के सब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देख सकते हैं जो आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपके 4 विकल्प दे दिए गए हैं, इसमें से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। 0 है, 1 है, 2 है कि 8 है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो 2 के जो छोटा है उसे तो छोड़ दीजिए, ये सबसे पहले कट जाएगा। और 8 देख सकते हैं ये एक और स्वयं के अलावा की और भी संख्या से कट सकती है। ठीक है, तो इसमें जो अभाज्य संख्या हो जाएगी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 3rd नंबर यानी 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2 नंबर पर बात करते हैं कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 2 3 6 या 2 9 18। ठीक है, ये 3 से 1 ये 3 और ये 13 का में 13। ठीक है, तो 2 पावर 2 यानी 2 है जो 2 बार आया है, तो 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अगुड़े ये 3 लिख सकते हैं, अगुड़े क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। तो 2 पावर 2 गुड़े 3 गुड़े 13 इस विकल्प में देख सकते हैं कि 2 पावर 2 गुड़े 3 गुड़े 13 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 पावर 2 गुड़े 3 गुड़े 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, जो कि 2 पावर 2 गुड़े 3 इंटू 13 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 पावर 2 गुड़े 3 गुड़े 13 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 3 नंबर पर बात करते हैं कि यदि 26 156 का लसो जो है 156 है तो मसा का मान क्या हो सकता है। यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मसा क्या होगा, ये आप सब पढ़े होंगे। ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो लसा है 156 है तो मसा क्या होगा, तो आप इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू में होता है लसा गुणे क्या होता है, मसा होता है। लसा गुणे मसा, तो पहली संख्या हमको दे दिया है 26 और 156 दूसरी संख्या है, तो 26 गुणे क्या कर देंगे 156 कर देंगे। इक्वल टू में लसा हमारा 156 है और हमको मसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मसा। तो मसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में और इस पक्ष में आ गया तो क्या हो जाएगा, भाग्य में हो जाएगा। तो 26 गुणे 156 अपान में 156 हो जाएगा। 156 से 156 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मस्सा हमारा कितना हो जाएगा, तो मस्सा जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इस विकल्प में देख सकते हैं कि जो ये 2nd नंबर है 26, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यदि 26 और 156 का लसा हमारा 156 है तो मसा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 4 नंबर पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म इसमें कौन सा हो सकता है, तो सह अभाज्य संख्या वही हो सकती है जिसका मसा हमारा 1 हो। ठीक है, और ये दोनों जोड़ा में है, ये सभी विकल्प जोड़ा में है। इन सभी युग्मों का यदि मसा निकालेंगे जिनका मसा 1 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 35 का जब एलसीएम मसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मसा 1 नहीं होगा, 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 7 कॉमन हो जाएगा और इसमें भी 7 कॉमन हो जाएगा, तो इसका मसा 1 नहीं होगा। और 18 और 25 में इसका अगर मसा निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 31 और 93 इसमें भी कुछ कॉमन है और इसमें भी कॉमन है 32 और 62 में।
तो निम्नलिखित में से कौन सा सह संख्याओं का जुग्म हो जाएगा? तो 18, 25 यही हो जाएगा सेकेंड नंबर था। सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 और 25 का जब मसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिस जुग्म का मसा 1 हो जाए वही हमारा सहभाज्य संख्याओं का जुग्म कहलाता है। ठीक है, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, 18, 25 हो जाएगा। अब 5 नंबर आपका अगला प्रश्न है कि समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 2 हो तो हल होगा। इसका हल क्या होगा? x और y का मान आपको बताना है हल करके। समीकरण हमारा 2 दे दिया गया है, x - y = 2 और x + y = 2। तो इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो x और y का मान क्या होगा? तो चलिए इस दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो पहला हमारा समीकरण क्या है? x - y = 2 है और दूसरा का समीकरण x + y = 2 है। जब इन दोनों समीकरणों को देख सकते हैं जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और x का मान हमारा निकल जाएगा, तो अब y का मान भी निकाल सकते हैं। तो दोनों जब समीकरणों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा? तो x = 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यही x का मान समीकरण इस या समीकरण इस किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। जब x का मान समीकरण इसी में रख दिया है तो 2 - y = 2, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? y का मान जब ये इस पक्ष में आएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इससे कोई मतलब नहीं है। y का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी x का मान 2 और y का मान 0। देख सकते हैं इसमें विकल्प में कौन सा है कि x का मान 2 और y का मान 0। इसका विकल्प जो है सेकंड है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इस समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 2 इन दोनों का हल होगा दोनों समीकरणों में, तो x का मान 2 प्राप्त हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण का यही राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब अगला प्रश्न 6 नंबर देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल होंगे। इसका मूल आपको बताना है, यानी x का मान आपको बताना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? देख सकते हैं x² - 4 = 0 दिया गया है। x - 4 = में 0 है, हमको इसी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x² = में जब ये इस पक्ष में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान ये इधर पक्ष में है, इधर वर्ग में है और उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। x = रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जब ये रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो x का मान +-2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा। तो इस विकल्प में देख सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है? द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल क्या हो सकते हैं? तो +-2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, थर्ड नंबर +-2। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं 7 नंबर पर कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 है तो विविक्तीकरण होगा। विविक्तीकरण का मतलब डी हमारा इसमें क्या होगा? ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो डी = क्या होता है? तो डी = होता है, डी को विविक्तीकरण से प्रदर्शित करते हैं, विविक्तीकरण को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी = क्या हो जाएगा? b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, हमारा सूत्र जो होता है डी = b² माइनस में 4ac होता है और b, a और c हमको पता करना है। तो ये दो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल मानक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस में bx प्लस में c = में 0 होता है। समीकरण द्विघात समीकरण का मूल मानक रूप क्या होता है? ax² bx प्लस c = 0 यही होता है। जब इसकी तुलना जब ax² प्लस bx प्लस c = 0 की तुलना इस समीकरण से करा देंगे तो a, b और c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a = कितना प्राप्त हो जाएगा? इसमें देख सकते हैं कि 3 है, x² का गुणांक क्या है? 3 है, तो a = 3 हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा? x का गुणांक। b देखेंगे x के गुणांक में तो -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और c = क्या हो जाएगा? तो c = 1/3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, यही हमारा हो गया। तो अब हम d = आसानी से निकाल सकते हैं कि d = क्या होता है? b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान कितना है? -2 -2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में 4, a का मान कितना दिया है? 3 और c का मान कितना दिया है? 1/3।
तो 3 से 3 कैंसिल, 4 हो जाएगा, ये 4 में 4 गया 0, यानी डी इक्वल टू 0। जो विविधीकरण प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस विकल्प में देख सकते हैं कि 0 कहाँ पर है, तो 0 यहाँ पर है, यानी इस समीकरण का जो विविधीकरण होगा क्या होगा, 0 होगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 8 नंबर पर बात करते हैं कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूल का योग होगा। मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग इक्वल टू सूत्र यदि आपको पता होगा तो इस समीकरण का मान एकदम 1 मिनट के अंदर में ज्ञात कर सकते हैं, इस मूलों का योग। यदि नहीं पता होगा तो इसको हल करेंगे, तब आपका जो x का मान प्राप्त होगा, 2x का मान प्राप्त होगा, वही दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मूलों का योग प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको मूलों का योग सूत्र याद है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलों का योग इक्वल टू क्या होता है, मूलों का योग इक्वल टू में होता है माइनस में x का गुणांक, माइनस अपना से माइनस लगा देते हैं, और x का गुणांक और अपान में क्या होता है, x² का गुणांक होता है। वो अंश में x का गुणांक और अंश में क्या होता है, x² का गुणांक हर में होता है। तो माइनस और x का गुणांक देख सकते हैं, इसमें जो x का गुणांक है -3 है। ठीक है, तो माइनस पहले से है ऑलरेडी, और -3 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टा में x² का गुणांक देख सकते हैं 5 है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/5। तो इसका जो मूलों का योग हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3/5 के यहाँ पर है, पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि समीकरण के मूलों का योग हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 9 नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 2 के मूल है। इसका मूल आप कैसे प्राप्त करेंगे, मूलों को प्रकृति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले d का मान ज्ञात करेंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। यदि d का मान 0 से भी छोटा, यदि निगेटिव में आ जाए d का मान, तब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तब वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो हम d का मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, तो b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, तो b सबसे पहले ज्ञात कीजिए कि इसमें b क्या हो सकता है, तो b x का गुणांक होता है, यानी -4। ठीक है, b इक्वल टू -4, तो -4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस में 4। a और c ज्ञात कीजिए। a जो होता है x² का गुणांक, तो a 2 हो जाएगा और c 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कर देंगे, 2 × 1 यानी 4 दूनी 8, तो 16 - 8। ठीक है, तो ये 16 में 8 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 ये क्या हो जाएगा, जो d से क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है ना, 0, d का मान क्या निकला, 0 से क्या निकला, बड़ा निकला। d का मान 0 से बड़ा निकला है, यानी ये रूल फॉलो हो रहा है, तब हम क्या कहते हैं कि वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, असमान। असमान का मतलब देख सकते हैं इसमें भिन्न। ठीक है, भिन्न हो जाएगा, इसमें असमान, यहाँ पर असमान लिख सकता है तो अभी कोई बात नहीं, और भिन्न लिखा है तो अभी कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और बराबर होगा नहीं, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा और नहीं वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, यानी वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण के मूल होगा वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 10 नंबर देख सकते हैं कि बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। 2 बिंदु दे दिया जाएगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे, तब उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, और उनका सूत्र जो होता है x2 - x1 का वर्ग होता है, और प्लस में क्या होता है, y2 - y1 का वर्ग होता है। x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग होता है। यही हमारा सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने के लिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए यही हमारा सूत्र को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 बिंदु यानी यहाँ पर देख सकते हैं, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू सबसे पहले निकालिए,
तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग, यानी x2a है और x1a है। तो 5 और माइनस पहले से है और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 या प्लस 1 6, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 और ये होगा y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी +3 और ये 2 2 3 5, 5 का वर्ग कितना होता है तो 25 होता है। ठीक है, तो d इजकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 6 5 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 हासिल 6, यानी अंडर रूट में 61 जो होगा वो इकाई हो जाएगा, अंडर रूट में 61 इकाई। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं इसमें कि अंडर रूट में 61 इकाई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 61 इकाई हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं, 11 नंबर है कि बिंदुओं 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बनाते हैं चतुर्थांश। ठीक है, यह हमारा चतुर्थांश यानी है x अक्ष है और ये y डैश। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी होगी, ये 3 क्या है, ये x है ये y है, ये x1 है ये y1 है, तो y अक्ष से दूरी हमारा y अक्ष कहाँ पर है, यही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो x अक्ष पर चली गई वो 3 दूरी चली गई है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, 1 2 3, ये मूल बिंदु 0,0 होता है। ठीक है, 1 2 3, तो x अक्ष पर 3 दूरी चली गई, यहाँ पर x अक्ष पर 3 दूरी। ठीक है, यहाँ पर अतुना, और यहाँ पर y अक्ष पर चली गई है 4। ठीक है, तो 4 चला दीजिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर इतना चलिए, अब दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे, मिल गया, ये क्या हो गया 3,4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि तो y अक्ष से दूरी क्या होगी। अब ये बताओ कि y अक्ष कहाँ पर है, y अक्ष ये है। ठीक है, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देख सकते हैं कि 1 2 3 है, 3 है। अब 3 मीटर में रहे या सेंटीमीटर में रहे, इसमें कोई ऐसी प्रदर्शित नहीं किया है, इसलिए इकाई में है, तो क्या कर देंगे, तो 1 2 3, तो 3 इकाई ही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 इकाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इकाई कहाँ पर है, तो यहाँ पर है थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। ठीक है, अब अगला प्रश्न 12 नंबर है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। क्या कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये x अक्ष और y अक्ष है। ठीक है, x x डैश y y डैश है, मूल बिंदु 0,0 होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0,0। अब कह रहा है कि 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। एक बिंदु हमारा क्या हो गया, मान लीजिए P बिंदु है 0,0 यानी मूल बिंदु, और Q बिंदु कितना हो जाएगा, तो 3,4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से इस बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी, यानी हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गया, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, यही हमारा सूत्र होता है। तो d इजकल टू क्या हो जाएगा, वो x2 माइनस x1, ये x2 ये है और क्या हो जाएगा ये y x1 है। तो 3 में 0 जगह 3 ही को, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस में 4 में 0 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, 25 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो डी का मान जो हो जाएगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि डी जो होगा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 13 नंबर कि y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है। अब ये कह रहा है कि y का स्थान पर हम कितना रख दे, y का स्थान पर कितना रख दे, ताकि जो दोनों बिंदुओं के जब बीच की दूरी हम ज्ञात करें तो हमारा 10 आ जाए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d इजकल टू अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, यही हमारा सूत्र होता है। और d हमारा पहले से ऑलरेडी मान दे दिया है, यानी 10 इकाई, 10 इकाई यहाँ पर देख सकते हैं, 10 मात्रक यानी इकाई है। ठीक है,
और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 11 की, तो x2 माइनस x1 का वर्ग 10 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में 64 और प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 स्थान पर y हो जाएगा, y पहले से माइनस 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 प्लस 3, तो y प्लस 3 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, अब 10 इजकल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस में, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 236y हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले वर्ग इस रूट को हटाना पड़ेगा भाई, जब तक इस रूट को नहीं हटाएंगे तब तक ये सवाल हल नहीं होगा। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो 10 के स्क्वायर 100 इजकल टू में ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9 प्लस 6y। अब ये ध्यान दो 64 9 कितना हो जाएगा तो 670 और 3 73 हो जाएगा। जब 100 में 73 जाएगा कितना हो जाएगा इजकल टू में ये इस पक्ष में आ गया दोनों। ठीक है, ये 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 एक साथ 73 हो गया, इस पक्ष में पॉजिटिव इस पक्ष में निगेटिव, इजकल टू में वाई स्क्वायर प्लस में 6y। ठीक है, अब इसको इस पक्ष में ला दीजिए ताकि एक द्विघात समीकरण बन जाए, तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y और ये इस पक्ष में आएगा तो कितना हो जाएगा 100 में 73 जाएगा कितना हो जाएगा 10 में 7 गया 3, 10 में 3 गया 7 और ये हो जाएगा कितना 9 में 7 गया 2। ठीक है, इजकल टू में 0 हो जाएगा। अब इस दोनों द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, इसका फैक्टर कीजिए ताकि जोड़ने और घटाने से 6 आ जाए और गुणा करने से क्या आ जाए 27 आ जाए। तब 27 के फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 में ये तितरी का 9 में 3 घटा देंगे 6 और 9 में 3 से गुणा कर देंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कर सकते हैं 9 माइनस 3y माइनस में 27 इजकल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इजकल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर y कामन ले लेंगे तो y प्लस में 9 और माइनस में 3 कामन लेंगे तो y प्लस में 9 हो जाएगा इजकल टू में 0। ठीक है, y माइनस 3 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में y प्लस 9। अब y का मान याद करेंगे, एक बार 0 से तुलना करेंगे तो y का मान एक बार 3 हो जाएगा एक बार -9 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 3 का मान -9 हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं इसका राइट आंसर 3 का मान -9, यहाँ पर है 3 का मान -9, तो इसके जो y का मान हो जाएगा -9 रख देंगे तो अभी उसका मात्रक 10 हो जाएगा और 3 रख देंगे तो अभी उसका मात्रक क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो y का मान यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 14 नंबर है कि 2 tan 30 अंश का मान होगा, 2 tan 30 अंश का मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं तो tan 30 अंश सबसे पहले पता कीजिए कि tan 30 अंश का मान क्या होता है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है ये सबसे पहले हम इस सवाल को इस पर लिख लेते हैं, क्या है 2 tan 30 अंश अपान में क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश इतना दिया गया है। ठीक है, 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। अब ध्यान दो 2/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे 1/3। ठीक है, अब 2/√3 ये ध्यान दो, अब 3 का में 3 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब ये बट्टा में है। ठीक है, तो 2/√3 इसको गुणा के रूप में करेंगे तो अंश ऊपर चला जाएगा हर के नीचे आ जाए, हर ऊपर अंश नीचे। ठीक है, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बार में 2 बार में, ये √3 से कितना बार में √3 बार में, यानी √3/2 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ कि √3/2 कितना अंश का मान है, तो sin 60 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin 60 अंश। ठीक है, अगर sin 60 अंश विकल्प में नहीं दिया है, अगर दिया है √3/2 तो यही राइट आंसर मार देंगे, जो विकल्प में दिया रहे वही मारेंगे। ठीक है, √3/2 दिया जाएगा यानी 3/60 sin 60 अंश दिया जाएगा, वही कोई एक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 15 नंबर है कि x tan 45 अंश cos 60 अंश इजकल टू sin 60 अंश इंटू cot
60 अंश है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि x का स्थान पर कितना रख दे ताकि x का स्थान पर जितना मान आए और tan 60 अंश का जितना मान होता है और cos 60 अंश का, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे तो sin 60 अंश और cot 60 अंश का दोनों को मल्टीप्लाई करने की यानी दोनों का मान जो होगा बराबर हो जाए, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए कि x के स्थान पर क्या रखे। ठीक है, तो x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, x लिख देंगे, गुणा लिख देंगे, tan 45 अंश का मान क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, और cos 60 अंश का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। ठीक है, इजकल टू sin 60 अंश का मान √3/2 होता है और काट 60 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब इन ये देख सकते कि √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 इजकल टू में 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी x का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x का स्थान पर 1 रख देंगे तो ये LHS और RHS दोनों का मान इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो x का मान हम कितना रख सकते हैं तो 1 रख सकते हैं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर 1 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर पर बात करते हैं कि यदि sin a इजकल टू 3/5 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार का सवाल पूछे तो आपको sin थीटा इजकल टू क्या होता है, sin थीटा इजकल टू क्या होता है, sin थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर sin a का मान दे दिया गया है 3/5 तो यहाँ पर 3/5 यानी 3/5 कर देंगे, तो यानी लंब जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले cos थीटा इजकल टू क्या होता है, cos थीटा इजकल टू क्या होता है तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमको मालूम नहीं है तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है जितना कर्ण का स्क्वायर का मान प्राप्त होगा उतना लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का वर्ग के बराबर होता है, तो हमारा आधार निकालना है ना, तो कर्ण का मान दे दिया गया है, कर्ण का मान 5 है तो 5 का वर्ग 25 और लंब कितना है 3 का वर्ग 9 और आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आधार स्क्वायर ज्ञात करना है, ये इस पक्ष में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 25 में 9 गया 16, तो a का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो cos थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार हमारा 4 हो गया, कर्ण इसमें कितना है तो कर्ण इसमें 5 है। ठीक है, तो 4/5 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि 4/5 इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। साइन का मान इतना है तो कास का मान 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सेक थीटा इजकल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात आती है कि थीटा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब तक इस सेक को नहीं हटाएंगे तब तक थीटा का मान प्राप्त नहीं होगा। तो सेक थीटा इजकल टू 2 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू 2। अब सेक थीटा कितना अंश का मान है तो सेक थीटा जो है सेक 60 अंश का मान है, यानी सेक 60 अंश लिख सकते हैं 2 के स्थान पर। ठीक है, 2 के स्थान पर सेक 60 अंश। अब दोनों पक्षों में सेक से सेक कट जाएगा, हट जाएगा, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो थीटा का मान हमारा 60 अंश हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि थीटा का मान 60 अंश यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 18 नंबर है कि कोसेक 42 अंश अपान में सेक 48 अंश का मान कितना हो सकता है। ठीक है, इसका मान कितना हो सकता है, सॉरी तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कोसेक 42 अंश अपान में लिख सकते हैं यहाँ पर सेक 48 अंश है। ठीक है, यही तो है। अब हमको कोसेक को हटा दीजिए या सेक को हटा दीजिए, किसी एक को हटा देंगे तो अभी इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोसेक 42 अंश रहने दो, अपान में इसको सेक 90 माइनस 48 लाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 42 इस 48 का स्थान पर लिखा गया है। सेक तो सेक ही है, 48 के स्थान पर 90 माइनस 42 लिखा गया है। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक 42 अंश और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक हो जाएगा और थीटा का स्थान पर 42 अंश यानी 42 अंश। देख सकते हैं अंश और हर इक्वल है तो यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो विकल्प में 1 है नहीं तो ये छूट गया है। ये सवाल इस प्रकार था कि कोसेक 42 अंश अपान में सेक 48 अंश का मान 1 है
तो इसमें ये विकल्प कौन सा हो सकता है? इसका एक मान दिया था, ठीक है, छूट गया लिखने में। तो क्या सत्य है असत्य है? इसको हल करेंगे तो एक आएगा, यदि एक आ गया तो क्या है? सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस विकल्प में राइट आंसर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर एक जो रहेगा वो छूट गया, ठीक है। एक होना चाहिए कि इसका मान एक है, तो क्या ये विकल्प कह रहा है कि सत्य है? एक यदि इसका मान हल करेंगे तो एक आ रहा है तो सत्य है, नहीं आ रहा है एक तो असत्य है, तो एक हमारा आ गया तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न 19 नंबर बात करते हैं कि त्रिज्या आर के एक वृत्त का कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई एल इजकल टू क्या होता है? संगत चाप की लंबाई एल इजकल टू क्या होता है? तो थीटा अपान 360 इंटू में 2 पाई आर होता है, इंटू में 2 पाई आर होता है, यानी चाप की लंबाई एल इजकल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो इसमें देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न 20 नंबर है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जो है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितने है? 14 सेंटीमीटर है। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हमारा होता है। अब थीटा का मान तब तक प्राप्त नहीं होगा, त्रिज्या तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पता है, थीटा का मान तब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको थीटा का मान प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो थीटा का मान कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि मिनट की सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई की, ठीक है। तो सबसे पहले पता कीजिए कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो एक मिनट में 6 अंश की कोण बनाती है मिनट की सुई। मिनट की सुई एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। कैसे बनाती है आइए देख सकते हैं। यहाँ पर एक घड़ी है, जब मिनट की सुई एक चक्कर मारेगी तो एक चक्कर में कितना अंश का कोण बनाएगी? तो 360 अंश का कोण बनाएगी। 360 अंश का कोण बनाएगी जब एक चक्कर मारेगी, ठीक है। और कितने मिनट में एक चक्कर हो जाएगा? तो 60 मिनट में एक चक्कर हो जाएगा। 60 मिनट में 360 अंश का कोण, तो एक मिनट में कितना अंश का कोण? तो एक मिनट में 6 अंश, ठीक है। तो 6 अंश बनाएगी एक मिनट में, वही है। तो एक मिनट में 6 अंश, वही कह रहा है कि एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण यानी थीटा इजकल टू 6 अंश हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है। अब थीटा का स्थान पर 6 रख दिए, 6 अपान 360 इंटू पाई का स्थान पर 22/60, आर का स्थान पर 14 का वर्ग, ठीक है। अब देख सकते कि एक यहाँ पर 6 से 6 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। और 22/7 यहाँ पर हो जाएगा 1/60 गुणे 14 लिख दीजिए। अब ये देख सकते हैं कि 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से कितने बार में? 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कितने बार में? 30 बार में। अब हमको क्या बचा? ये 2 से कटा दीजिए 11 और ये 15 बार में, ठीक है। अब 14 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 में 1 से गुणा करेंगे, 11 का 11 4 15, ठीक है। और अपान में 15 हो जाएगा, 15 कम है 15, एक बार गया और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये पॉइंट में चढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। और 10 हो गया, 15 छक्का 9 यानी 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 10.26, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 95 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? सबसे पहले तो हमको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। जब तक त्रिज्या नहीं पता करेंगे तब तक उसका व्यास नहीं पता होगा। जब हमको त्रिज्या पता हो जाएगा तो व्यास भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिज्या को पता करते हैं। आइए, लंब वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो लंब वृत्तीय बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है भाई। लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल हमें 9 पाई दे दिया है और पाई स्क्वायर, हमको त्रिज्या ही ज्ञात करना है। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इजकल टू 9, आर का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आर का मान 3। और हमें त्रिज्या पता हो गया तो त्रिज्या व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है यानी 2r होता है, ठीक है। 2 गुणे 3 यानी कि जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 सेंटीमीटर क्या पर है? कह रहे कि 6, तो व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर आ गया तो इसका राइट आंसर सत्य है, यानी इसका जो व्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य इजकल टू क्या होता है? माध्य इजकल टू क्या होता है
कि सभी आंकड़ों यानी प्रेक्षणों का योगफल अपान में सभी प्रेक्षणों यानी आंकड़ों का संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 10 तक की सम संख्या सबसे पहले निकालिए। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन सभी आंकड़ों का योगफल अपान में आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बाटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल कर दीजिए 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अपान में 1, 2, 3, 4, 5 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 है 2 10, 6 10 10 10 20 10 30 अपान में 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा 6, तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर है 6। तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है, ये वर्ग अंतराल दे दिया, ये बारंबारता है। बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है, मतलब कि बारंबारता जितना अधिक बार है उसका वर्ग अंतराल क्या है। तो इसमें बारंबारता 8, यही तो सबसे अधिक बार आया है, 8 बार आया है। किस वर्ग का अंतराल का 8 बार आया है, तो 3 से 5 जो वर्ग अंतराल है इसी का 8 बार आया है। तो इस बहुलक बार का बारंबारता बंटन क्या हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 5। अब ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान क्या हो जाएगा, तब x का मान क्या होगा। तो हम अभी बताए कि क्या कहते हैं कि आंकड़ों का योगफल अपान में आंकड़ों का संख्या। ठीक है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योगफल बाटा आंकड़ों की संख्या। 3, 4, 6 x है, तो 3, 4, 6 x और 4 है तो 4 कर दीजिए। और माध्य पहले से ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी 5 है। ठीक है, तो 5 इक्वल टू में ये गुणा कर लीजिए, जोड़ दीजिए 4 3 7 6 13 प्लस x अपान में 4। हमको यही ज्ञात करना है x। इस प्रकार गुणा कर दीजिए, 20 हो जाएगा इक्वल टू में 13 प्लस x हो जाएगा। x इक्वल टू ज्ञात करेंगे 20 माइनस 13, तो जो x का मान प्राप्त हो जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें विकल्प जो है यही हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।